नमस्कार। इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत सैलरी चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोविडेंट फंड्स। प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं? प्रोविडेंट फंड का तात्पर्य है भविष्य के लिए प्रबंध करना। इसके अंतर्गत कर्मचारी के वेतन से प्रति माह एक निश्चित धनराशि काटकर एक फंड में जमा करा दी जाती है और नियोक्ता भी निर्धारित रकम उसमें जमा कराता है और इन दोनों की जो जमा राशि होती है वो बाहर किसी फंड या प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी जाती है। और जब भी कर्मचारी सर्विस से रिजाइन देता है या रिटायर होता है तो उसे यह जमा राशि स्वयं की और नियोक्ता की दोनों की तरफ से जो जमा राशि प्लस ब्याज उसे ब्याज की राशि उसको प्राप्त हो जाती है। और यदि इन सर्विस उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को ये राशि प्राप्त होती है। अब देखते हैं प्रोविडेंट फंड के हमारे प्रकार। प्रोविडेंट फंड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा वैधानिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। यह जैसे नाम से स्पष्ट है वैधानिक, तो इसका प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1925 के अंतर्गत जो फंड रखे जाते हैं वो वैधानिक प्रोविडेंट फंड कहलाते हैं। ये मुख्यतः सरकारी संस्थाओं, अर्ध सरकारी संस्थाओं, स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालयों इनके द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, जिसको हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। जब आयकर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित प्रोविडेंट फंड कर दिया जाता है तो वो इसको इस श्रेणी में रखेंगे। ये आयकर अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। आयकर कमिश्नर उन प्रोविडेंट फंड्स को प्रमाणित करता है जो आयकर अधिनियम की 4थी अनुसूची के भाग अ में दिए गए नियमों को पूरा करते हैं। यानी आयकर अधिनियम की जो 4थी अनुसूची है उसके भाग अ के नियमों को पूरा करने के पश्चात ही आयकर कमिश्नर प्रोविडेंट फंड को प्रमाणित करता है और ये फंड व्यापारिक कंपनियों और संस्थाओं में रखे जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, या जिसको हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऐसे फंड है जो न तो वैधानिक है और न ही प्रमाणित है। यानी जो वैधानिक और प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की श्रेणी में नहीं आता है उन्हें हम अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और ये फंड है जो छोटे स्तर पर व्यापार करने वाली निजी संस्थाओं के द्वारा रखे जाते हैं। अब इसमें प्रोविडेंट फंड के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियम को हम देखेंगे कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहला नियम आ रहा है कि प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान के संबंध में क्या नियम है। प्रोविडेंट फंड के लिए राशि है जो कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है और उसे नगद प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसके द्वारा यह प्राप्त की गई ही मानी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि कुल आय की गणना करते समय यह राशि कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित ही रहती है। उसके पश्चात आता है हमारा नियोक्ता का अंशदान। नियोक्ता का अंशदान से तात्पर्य जितनी राशि कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है एक निर्धारित राशि नियोक्ता भी प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में जब वैधानिक प्रोविडेंट फंड तथा अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान किसी भी दशा में वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है तो उस स्थिति में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक होने पर आधिक्य के वेतन को वेतन में सम्मिलित करेंगे।
यानी नियोक्ता यदि 12% तक अंशदान करता है तब तो उसको वेतन में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन यदि नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक है तो ऐसी स्थिति में अधिक की राशि 12% से अधिक की राशि वेतन में सम्मिलित की जाएगी। यहाँ पर हमारा वेतन से तात्पर्य उस वेतन से है जिसमें महंगाई बता है, जो कि सेवा शर्तों के अनुसार हो तो वो शामिल हो, और यदि बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है तो वो भी इसमें शामिल माना जाएगा, यानी वो भी वेतन में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है प्रोविडेंट फंड में प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज, यानी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान एक फंड में जमा होता रहता है और उस फंड में ब्याज प्राप्त होता है। तो ये ब्याज कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए, यह एक विषय सोचने वाली बात है। तो इस स्थिति में वैधानिक प्रोविडेंट फंड और अप्रमाणिक प्रोविडेंट फंड में जो प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज है वो किसी भी दशा में वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकिन यही प्रमाणित प्रोविडेंट फंड हो तो ऐसी दशा में 9.5% से अधिक यदि ब्याज जमा किया जाता है तो अधिक की राशि को कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। यानी हमें प्रमाणित प्रोविडेंट फंड पर ध्यान रखना है। वैधानिक और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में तो नियोक्ता का अंशदान और प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज दोनों ही सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में नियोक्ता का अंशदान भी 12% से अधिक है तो अधिक की राशि को सम्मिलित किया जाएगा, और ब्याज की राशि भी 9.5% से अधिक है तो ऐसी ब्याज की राशि भी वेतन में सम्मिलित की जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाली एकत्रित राशि, यानी एक निर्धारित समय अवधि के पश्चात यदि कोई कर्मचारी अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उस समय उसको जो प्रोविडेंट फंड की राशि मिलती है उसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड की दशा में कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने या नौकरी न करने पर इस फंड से जो राशि प्राप्त होती है वो हमेशा कर मुक्त होती है और उसे वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में यह राशि उसी समय कर मुक्त होगी जबकि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ कम से कम 5 साल की लगातार सेवा की हो। यदि 5 वर्ष से कम सेवा करने पर जो इस फंड से राशि प्राप्त राशि उसी दशा में कर मुक्त होगी जब नौकरी छोड़ना उसके लिए नियंत्रण से बाहर है। जो नौकरी छोड़ता है वो उसके नियंत्रण से बाहर है, इस कारण से उसको नौकरी छोड़नी पड़ी तो इस स्थिति में कर मुक्त हो सकती है, अन्यथा वो कर मुक्त नहीं होगी। जैसे नियोक्ता ने व्यापार ही बंद कर दिया तो वो कहाँ सर्विस करेगा, तो ऐसी दशा में उसे 5 साल से पहले ही छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन यदि कर्मचारी 5 साल से पहले स्वेच्छा से ही कोई नौकरी छोड़ देता है तो प्राप्त राशि पर निर्धारित दर के अनुसार कर लगाया जाएगा। लेकिन यदि कोई कर्मचारी एक नियोक्ता के यहाँ से सर्विस करके छोड़कर दूसरे नियोक्ता के यहाँ सर्विस करना शुरू कर देता है और पहले वाले नियोक्ता द्वारा रखे गए जो प्रोविडेंट फंड की राशि है या उसमें जो शेष है वो पूरा का पूरा शेष दूसरे नियोक्ता द्वारा रखे गए प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार जो हस्तांतरित की गई रकम है उस पर कर नहीं लगेगा। और जब वो दूसरे मालिक से कि यहाँ भी नौकरी छोड़ेगा तो उस समय 5 वर्ष की जो अवधि की गणना करेंगे वो पहले वाले नियोक्ता के यहाँ की गई नौकरी की अवधि को भी शामिल करते हुए ही किया जाएगा। और इसके पश्चात जो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड है इसकी दशा में जो एकत्रित राशि में नियोक्ता के अंशदान एवं ब्याज को कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में जो राशि यदि कर्मचारी को प्राप्त होती है तो उसमें नियोक्ता के अंशदान एवं ब्याज को कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। ये इसके संबंध में नियम है।
अब नेक्स्ट चलते हैं हमें हस्तांतरित शेष। तो हस्तांतरित शेष तो पहले हम देखते हैं कि हस्तांतरित शेष कहते किसे हैं। कि यदि कोई नियोक्ता अपने अप्रमाणिक प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अनुमोदित करवा लेता है तो ऐसे अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड अनुमोदन की तिथि से प्रमाणित प्रोविडेंट फंड मान लिया जाता है। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड के प्रमाणित फंड हो जाने पर उसमें जमा राशि का कुछ भाग प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में हस्तांतरित कर दिया जाता है। उसे ही हम हस्तांतरित शेष कहते हैं। अब ये हस्तांतरित शेष तो हो गया। अब हमें ये देखना है कि इस हस्तांतरित शेष का कितना भाग कर योग्य होगा। तो इसमें हस्तांतरित शेष का वह भाग ही कर योग्य होता है जो अप्रमाणित फंड को प्रारंभ से ही यदि हम प्रमाणित माने जाने की दशा में प्रत्येक वर्ष जो कर योग्य होता है वो ही इसमें माना जाएगा। और इसकी हम गणना करेंगे और गत वर्ष में जो प्राप्त मानी गई या जिस वर्ष अप्रमाणित फंड को प्रमाणित किया जाता है तथा उसी वर्ष की कर्मचारी की आय में इसको सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा जो भी राशि शेष बच जाती है वह कर मुक्त होती है। अब यदि इस फंड को प्रारंभ से ही यदि प्रमाणित मान लिया जाता है तो हम कौन सी राशि को कर योग्य होगा कि प्रत्येक वर्ष के लिए नियोक्ता के अंशदान का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन से 12% से अधिक है। यानी प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान क्या 12% से अधिक का कर योग्य है। तो इसी तरह हस्तांतरित शेष में भी यही माना जाएगा। यदि नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक है तो अधिक की राशि इसमें कर योग्य होगी। इसी तरह इस हस्तांतरित शेष में ब्याज की राशि है, ब्याज की राशि 9.5% तक कर मुक्त है और इससे अधिक यदि ब्याज की राशि है तो अधिक की राशि को कर योग्य माना जाएगा। इस तरह हम प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की राशि की गणना करेंगे और कर योग्य राशि की हम गणना करेंगे।